Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing the breakpoint chlorination, which is one of the type of chlorination. In the last video, we have seen the different types of chlorination, such as pre-chlorination, post-chlorination, double chlorination, dechlorination, superchlorination. Okay, so in this video, we will see the breakpoint chlorination. So let's start. ये वीडियो में पहले मैं थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सप्लेन करूंगा, बाद में ग्राफ के थ्रू ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या रहता है वो बाद में आखिर में एक्सप्लेन करूंगा. पहले देखते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन इज अ टर्म व्हिच गिव्स एन आइडिया ऑफ द एक्सटेंट ऑफ क्लोरीन एडेड टू द वाटर. ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का हमें पता चल गया तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमें वाटर सैंपल में या फिर हमें वाटर में डिसइंफेक्शन करते समय कितने अमाउंट में क्लोरीन ऐड करना चाहिए, यानी कि ऑप्टिमम डोज ऑफ क्लोरीन जो है वो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन से हम फाइंड कर सकते हैं. इनफैक्ट इट रिप्रेजेंट्स that much dose of chlorination beyond which any further addition of chlorine will equally appears as free residual chlorine. तो इसका मतलब ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का मतलब और भी रहता है, या फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर उसके आगे हमने जितना भी क्लोरीन ऐड किया वाटर सैंपल में, तो वो पूरा के पूरा जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या किस में कन्वर्ट होगा, वो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन में कन्वर्ट होगा, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन फॉर्म नहीं करेगा. तो पूरा के पूरा क्लोरीन जो है वो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन में ही कन्वर्ट होगा. देन व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू द वाटर, it first of all reacts with the readily oxidizable substances and reduce it to chloride. जब हम क्लोरीन ऐड करते तो क्या होता है, इंस्टेंटली जो क्लोरीन ऐड होता है उसका कन्वर्जन जो है वो उसका कन्वर्जन क्लोराइड में हो जाता है, उसे रिड्यूस किया जाता है क्लोराइड में. और वो रिड्यूस कौन करता है, जो वाटर सैंपल में रेडिली अवेलेबल रेडिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस जो रहेंगे वो क्या करते हैं, क्लोरीन को रिड्यूस करते हैं क्लोराइड में. तो कौन से रेडिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस है, जैसे सल्फेट आयन या फिर फेरस, देन मैग्नीज या फिर ऑर्गेनिक मैटर. तो इनकी वजह से जो होता है वो क्लोरीन क्या होता है, क्लोराइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. और क्लोराइड जो है वो हमें पता है एज अ डिसइंफेक्टेंट हम यूज नहीं कर सकते, क्लोराइड का एज अ डिसइंफेक्टेंट कुछ भी यूज नहीं है. देन उसके बाद जब रेडिली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर रेडिली ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस कंज्यूम होने के बाद, पूरे खत्म होने के बाद अगर हमने फिर ऐड किया क्लोरीन, तो आफ्टर दिस डिमांड क्लोरीन रिएक्ट्स विद द अमोनिया प्रेजेंट इन द वाटर टू फॉर्म क्लोरामाइन्स. उसके बाद में क्लोरीन ऐड जो होगा वो वाटर में प्रेजेंट जो अमोनिया है उसके साथ रिएक्ट होंगे. NH3 जो अमोनिया उसके साथ क्या होगा, रिएक्ट होगा और क्लोरामाइन्स फॉर्म करेंगे, जैसे मोनोक्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन और ट्राइक्लोरामाइन. देन क्लोरीन इज स्लोली एडेड, उसके बाद भी क्लोरीन स्लोली एडेड किया, एंड द रेसिडुअल इज, तब की बात चल रही है, इफ क्लोरीन इज स्लोली एडेड एंड द रेसिडुअल इज टेस्टेड, it will be found that the residual will go on increasing with the addition of chlorine. अगर हमने जैसे क्लोरीन ऐड किया, कौन सा, जब ये जो पॉइंट है, यानी जब रेडिली ऑक्सीडाइजेबल ऑर्गेनिक मैटर रेडिली ऑक्सीडाइजेबल जो सब्सटेंसेस है वो कंज्यूम होने के बाद क्लोरीन ऐड किया, तो क्लोरामाइन्स के साथ क्या होता है, फॉर्म होता है. और जब वो क्लोरामाइन जो फॉर्म होते हैं वो क्या रहते हैं, रेसिडुअल क्लोरीन रहते हैं. और वो रेसिडुअल क्लोरीन कौन सा रहता है, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन रहता है. जैसे इधर मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन, इसलिए कहा गया कि इफ क्लोरीन इज स्लोली एडेड एंड द रेसिडुअल क्लोरीन इज टेस्टेड, अगर क्लोरीन स्लोली ऐड किया और रेसिडुअल क्लोरीन अगर फाइंड किया तो क्या दिखेगा, it will be found that the residual chlorine will go on increasing with the addition of chlorine. वो residual chlorine जो है वो increase होगा जैसे जैसे हम क्लोरीन ऐड करेंगे. और जो residual chlorine कौन सा होगा, combined residual chlorine रहेगा, फिर residual chlorine नहीं रहेगा, ये ध्यान में रखना. Then however some chlorine is consumed for killing bacteria, and thus the amount of residual chlorine, that is combined residual chlorine, shall be slightly less than that added. यानी अगर जो जैसे ऊपर वाले पॉइंट में बोला कि जैसे जैसे हम क्लोरीन ऐड करेंगे वैसे वैसे जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. लेकिन जो जितना हम क्लोरीन ऐड करें उससे सिर्फ थोड़ा कम ही क्या होगा, थोड़ा कम रेसिडुअल क्लोरीन जो है वो फॉर्म होगा. वो भी क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो रेसिडुअल क्लोरीन क्या होगा कि कन्वर्ट हो जाएगा काय में,
या फिर वो यूटिलाइज हो जाएगा बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिम्स, वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसीलिए कहा गया कि द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन शैल बी स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ एडेड। जितना ऐड करेंगे उससे थोड़ा सा क्या होगा, रेसिडुअल क्लोरीन क्या होगा, कम होगा। तो ये सभी चीजें जो है वो मैं ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। ग्राफ के थ्रू जब हम एक्सप्लेन करेंगे आपको इजीली समझ में आएगा, इजीली आप क्या कर सकते हो और ध्यान में रख सकते हो। इफ द एडिशन ऑफ क्लोरीन इज कंटिन्यूड, देन उसके बाद भी अगर यानी कंबाइन क्लोरीन फॉर्म होने के बाद यानी क्लोरामीन्स फॉर्म होने के बाद भी अगर हमने क्लोरामीन्स कब तक फॉर्म होंगे, जितना अमाउंट में क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट, सॉरी जितने अमाउंट में अमोनिया वाटर में प्रेजेंट है उतने अमाउंट में क्या होगा, क्लोरामाइंस यानी फ्री, सॉरी क्लोरामाइंस यानी कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन क्या होंगे, फॉर्म होंगे। अगर वो कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन फॉर्म होने के लिए अमोनिया चाहिए, तो अगर अमोनिया खत्म होगा, कंज्यूम होगा, उसके बाद भी अगर हमने अमोनिया अगर ऐड, सॉरी उसके बाद भी अगर हमने क्लोरीन अगर वाटर में ऐड किया, if the addition of chlorine is continued, then after some time the chloramines converted to NCl3। वो क्लोरामाइन जो है वो क्लोरामाइंस का कन्वर्जन काय में हो जाएगा, NCl3 में हो जाएगा। एंड रिमेनिंग क्लोरामाइंस विल बी ऑक्सीडाइज टू, बचे हुए जो क्लोरामाइंस है वो कन्वर्ट हो जाएंगे NTO नाइट्रोजन ऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन में। एंड देयरफॉर द रेसिडुअल क्लोरीन कंटेंट सडनली फॉल्स डाउन। उस वजह से क्या होगा, जो रेसिडुअल क्लोरीन है, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो रेसिडुअल क्लोरीन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि क्लोरामाइंस और अदर जो क्लोरामाइन जो उनका कन्वर्जन काय में हो रहा है, NCl3 में हो रहा है, N2O में हो रहा है और N2 में हो रहा है, N2 में हो रहा है। इस वजह से जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो कम हो जाएगा। Then, due to this conversion of chloramines, a bad smell generally appears and disappears when the oxidation has been completed। ये जब कन्वर्जन होता है उस वजह से, कन्वर्जन होने की वजह से क्या होता है कि जो वाटर में है, वाटर में बैड स्मेल जो है वो अपीयर होती है, फिर जनरेट होती है, तो वो डिसअपियर भी हो जाती है। कब डिसअपियर हो जाएंगे, जब टोटल जो अमोनिया, जितना अमोनिया का जो क्लोरामाइंस का जो जितना ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने के बाद ये जो बैड स्मेल है वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। देन beyond this, any further addition of chlorine will appear equally as free chlorine। अब ये पॉइंट के बाद यानी जब ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कंप्लीट होने के बाद अगर हमने फिर से अगर आगे हमने क्लोरीन ऐड किया वाटर सैंपल में, तो वो क्लोरीन का कन्वर्जन काय में होगा, फ्री क्लोरीन में होगा। ध्यान दीजिएगा इधर, उसका कन्वर्जन काय में हो रहा है, फ्री क्लोरीन में हो रहा है। पहले जब क्लोरीन ऐड कर रहे थे उसका कन्वर्जन हो रहा था कंबाइंड क्लोरीन में, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन में। अभी क्या में हो रहा है, फ्री रेसिडुअल क्लोरीन में हो रहा है। फर्दर एडिशन ऑफ क्लोरीन इज नोन एज अ ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। उसके बाद अगर हम क्लोरीन ऐड करते हैं, उसके बाद का अगर डोज हम क्लोरीन का प्रोवाइड करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, तो उसे हम कहेंगे ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो ये था ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। इसके बाद की स्लाइड में मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन करता हूँ ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या रहता है, या ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व क्या रहता है। The next point, it is generally practiced to add chlorine beyond breakpoint to ensure residual chlorine of 0.2 to 0.3 milligram per liter of free chlorine। इसलिए जनरली ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरीन का एप्लीकेशन करते समय, क्लोरीन वाटर सैंपल में ऐड करते समय। तो ये ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन का जो है वो हेल्प ली जाती है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डोज जो है वो डोज प्रोवाइड करते हैं। और ये बात भी ध्यान में रखते हैं कि जब कंप्लीट क्लोरीनेशन होने के बाद वाटर में जो रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट रहना चाहिए वो 0.2 टू 0.3 मिलीग्राम पर लीटर ऐसा फ्री रेसिडुअल क्लोरीन रहना चाहिए। देन this residual chlorine this residual free chlorine is not easily removed except by sunlight, so it will take care of future contamination of water। अब जो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन के बाद जो हम क्लोरीन ऐड करते हैं, तो और जो फ्री रेसिडुअल क्लोरीन जो फॉर्म होता है उसका इफेक्ट जो वो रिमूव हो सकता है सिर्फ सनलाइट की वजह से, सनलाइट से ही रिमूव हो सकता है। और जब हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पास करते हैं तो वहां पर सनलाइट का कोई चांस ही नहीं रहता आने का, इसलिए वो बहुत समय तक वाटर सैंपल में प्रेजेंट रहता है। और उस वजह से वो फ्यूचर जो कंटेमिनेशन होगा वाटर में या फर्दर आगे जाके जो कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहेंगे वो भी क्या करेंगे, वो अवॉइड करेंगे या फिर वो डिस्ट्रॉय करेंगे, रिमूव करेंगे कंटेमिनेशन को या ट्रीट करेंगे। तो इतना ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन अब ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करता। तो ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन है, फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन ग्राफ है, फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन कर्व भी कहा जाता है। तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या रहता है, एक्स एक्सिस पे क्लोरीन एडेड रहता है या फिर क्लोरीन डोज, कितना क्लोरीन डोज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और वाई एक्सिस पे रहता है रेसिडुअल क्लोरीन, वाटर में सैंपल में ऐड करने के बाद कितना क्लोरीन बचता है उसे हम रेसिडुअल क्लोरीन कहते हैं। तो इधर देखिए, जैसा मैं थ्योरी में एक्सप्लेन किया पूरा इधर ग्राफ में एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे
जीरो पॉइंट है। ओके, जीरो पॉइंट है। जब जीरो है तो अब हमने क्या किया, सपोज 0.5, ये 0.5 का पॉइंट इधर, तो 0.5 मिलीग्राम पर लीटर अगर हमने क्लोरीन ऐड किया तो क्या होगा कि रेसिडुअल कुछ भी नहीं डेवलप होगा। वो क्यों डेवलप नहीं होगा, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, जैसे हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो जितना भी क्लोरीन ऐड होगा वो क्लोरीन रिड्यूसिंग, जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है, या फिर जो इम्प्योरिटी जैसे सल्फेट, आयरन, या फिर फेरस जिसे कहते हैं हम, और मैग्नीज और ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या करेंगे, उसे रिड्यूस कर देंगे क्लोराइड में। तो इसलिए ये पहले फेज में जो वो रेसिडुअल क्लोरीन फॉर्म नहीं होगा। अब जब ये जो रिड्यूसिंग कंपाउंड है, वो रिड्यूसिंग कंपाउंड का डिस्ट्रक्शन होने के बाद, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, जैसे इधर देखिए, उसके बाद हम क्लोरीन ऐड करते हैं, तो उसके बाद क्लोरीन ऐड करने के बाद क्या होगा कि कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन जो, वो कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। भाई कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन क्या रहता है, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन हमें पता है कि क्लोरीन कंबाइंड रहता है, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइंड में रहेंगे, या फिर अमाइंस के साथ, या फिर उसे हम क्लोरामाइंस कहते हैं। तो इसे कंबाइंड क्लोरीन कहा जाता है। फ्री फ्री क्लोरीन रहता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोराइट आयन OCl निगेटिव। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, सेकंड सेकंड जो स्टेज है, 2 मिनट, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन फॉर्म हो रहा है। अब कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, और एक बात इसमें बताता हूँ, सपोज अगर हमने ये पॉइंट के बाद अगर वाटर सैंपल में अमोनिया अगर प्रेजेंट नहीं है, सपोज अगर वाटर सैंपल में अगर अमोनिया प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा कि, तो या फिर 2 मिनट, या फिर वाटर सैंपल में अगर अमोनिया प्रेजेंट है और वाटर सैंपल में माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि सपोज एक ग्राफ ये बताता हूँ आपको ये, और दूसरा ग्राफ जो ब्लैक लाइन से, तो जब अगर माइक्रोबियल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे तो ये ब्लैक लाइन वाला ग्राफ रहेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट में जो वो रेसिडुअल क्लोरीन क्या होगा, यूज हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया माइक्रोबियल्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, पूरा जितना हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं वो पूरा क्लोरीन काय में कन्वर्ट होगा, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन में ऐड होगा। इसलिए ये जो है जो ग्राफ है थोड़ा सा स्लाइटली डाउन आता है, जितना हम ऐड करते हैं उससे थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि उसमें माइक्रोबियम्स बैक्टीरिया जो उनका डिस्ट्रक्शन होता है सेकंड फेज में क्लोरामाइंस के थ्रू, इसीलिए वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा देखेंगे। अब पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, उसके बाद भी अगर हम क्लोरा में जितने जितने अमाइंस अगर सॉरी जितने अमोनिया वाटर सैंपल में प्रेजेंट है, वो पूरे अमोनिया अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट होके क्लोरामाइंस या फिर कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन फॉर्म कर दिया, उसके बाद भी हम अगर क्लोरीन ऐड करते हैं वाटर सैंपल में, तो क्या होगा कि उसका जो डिस्ट्रक्शन चालू होगा, जो क्लोरामाइंस और जो क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं उनका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, उनका कन्वर्जन हो जाएगा। उस वजह से जो रेसिडुअल क्लोरीन है, वो रेसिडुअल क्लोरीन क्या होगा, नीचे डाउन हो जाएगा, उसकी जो लेवल है या फिर रेसिडुअल क्लोरीन का जो कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब एक पॉइंट आएगा कि वो पॉइंट पे सभी की सभी जो क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोरामाइंस है वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए, जितने डिस्ट्रॉय हो सकते उतने डिस्ट्रॉय हो गए। और उसके बाद फिर से हमने अगर क्लोरीन ऐड किया तो वो पॉइंट के बाद जो रेसिडुअल क्लोरीन है वो फिर से बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है, रेसिडुअल क्लोरीन जो है तो फिर से बढ़ने लगता है। और ये जो दूसरा पॉइंट दिखा है आपको, जहाँ पे फिर क्लोरीन जो वो कम हुआ और उसके बाद में फिर से बढ़ने लगा, उससे ब्रेक पॉइंट कहते हैं। उसे ब्रेक पॉइंट इसलिए कहते हैं कि उसके बाद अगर क्लोरीन हम ऐड करेंगे तो उसके बाद कोई भी क्लोरीन जो ऐड कर रहे हैं वो क्लोरीन का कन्वर्जन कायम में नहीं होगा, या फिर वो क्लोरीन ब्रेक डाउन नहीं होगा वाटर में प्रेजेंट रहने वाले इम्प्योरिटीज की वजह से। और उसका जो डायरेक्ट कन्वर्जन है, वो डायरेक्ट कन्वर्जन जितना हम क्लोरीन डोज अप्लाई करेंगे उतना पूरा क्लोरीन फ्री रेसिडुअल क्लोरीन में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। जैसे इधर देखिए, जितना हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं उतना ही फ्री रेसिडुअल क्लोरीन क्या होने क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो अगर स्लोप निकाले तो इसका स्लोप 1 आएगा, और ये जो एंगल है, ये एंगल आएगा इसका 45 डिग्री आएगा इसका एंगल। ठीक है, तो अब इधर देखिए, ये टोटल ग्राफ में अब देखिए आप, ये टोटल ग्राफ में जो इधर दिख रहा है ये 0.4, यानी जब हमने सपोज 0. y एक्सिस पे देखिए, सॉरी x एक्सिस पे देखिए, अगर हमने 9.5 सपोज अगर डोज प्रोवाइड किया, तो उसमें हमें रेसिडुअल क्लोरीन कितना मिलेगा, 0.4 रेसिडुअल क्लोरीन मिलेगा टोटल। और उसमें से कुछ परसेंटेज में
फ्री रेसिडुअल क्लोरीन रहेंगे और कुछ में क्या रहेगा, कंबाइंड रेसिडुअल क्लोरीन रहेगा। ओके, तो ये था ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।